नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए आए 1 करोड़ 19 लाख रुपए का ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बंदर बांट कर दिया। बता दें कि विधानसभा में 23 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 19 लाख रुपए के घोटाले का मामला उठने के बाद जांच शुरू की गई। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रशासक को दी गई। वर्ष 2019 से 2020 में ब्लॉक राजेपुर, कायमगंज, कमालगंज, नवाबगंज, मोहम्मदाबाद, बड़पुर 1 करोड़ 19 लाख रुपए विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च करने का कोई बिल वाउचर नहीं लगाया। जिले में 23 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, जहां किसी ने भी खर्च का हिसाब नहीं दिया। सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 ग्राम पंचायतों की जांच के लिए टीम बनाकर जांच कराई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच टीम को भी ग्राम पंचायत अधिकारी 1 करोड़ 19 लाख रुपए के खर्च के बिल वाउचर नहीं दे सके। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए कहां खर्च किया, इसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के घोटाले में फंसने पर जांच टीम मामले में लीपापोती कर रही है। वहीं सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि लापरवाही हुई है, जिसे लेकर अब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 23 ग्राम पंचायत में 1 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। शासन जांच के आदेश दिए थे। क्या कार्रवाई की गई? वित्तीय अनियमितताएं पाई नहीं गई थी। वित्तीय अनियमितता के आरोप थे, जिसके संबंध में जांच करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग अलग प्रत्येक टीम बनाई गई थी और उन्होंने स्तर पर जाकर सत्यापन किया। उस दौरान वहाँ पर ग्राम में पंचायतों के पास अधिकार न हो गए, प्रशासनिक अधिकारी के पास अधिकार थे और उसके माध्यम से जो निचले स्तर पर जो दायित्व थे उस समय ग्राम पंचायतों के थे, उसका निर्वहन इस समिति के माध्यम से किया गया था। तो उसमें ये तथ्य आया था कि मतलब इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि उसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई थी, जिसको जब टीम ने सत्यापित किया तो उसमें ये चीज़ें पाई गई कि मतलब अनियमितता उसको ऐसा जो सत्यापित नहीं कर पाया। उसमें यह है कि जो प्रक्रिया का पालन कई जगह नहीं हुआ था। जैसे जो आवश्यकताएं थी ग्राउंड लेवल पे जो ज़रूरतें थी उसमें खर्च तो हुए थे, जैसे काम भी हुए थे, लेकिन जो प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था उसमें कहीं वो प्रक्रिया सही तरीके से पालन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उस पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। ये जिस तरह से और जिस परिमाण में इसमें गबन की या इस तरह की शिकायत थी, ऐसा कुछ टीम ने सत्यापित नहीं किया, जाँच टीम ने। तो जांच टीम को भी कहीं पे ये नहीं मिला कोई प्रमाण कि ये धन किस कार्य में खर्च किया गया है, कहीं पे भी कोई कागज नहीं दिया गया। एक तो वही बात मैं कर रहा हूँ आपको, उसकी जो एक प्रोसेस होता है ना वित्तीय प्रक्रिया में, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि उसका एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन अब अधिक से अधिक जो अकाउंट टू अकाउंट होना चाहिए। लेकिन ग्रामीण स्तर पर अभी भी तमाम सारे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हैंडपम्प की मरम्मत कराना हुआ, छोटे मोटे और भी गाँव के काम होते हैं जिसको वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर जो तंत्र है उसको संपादित करता है। तो उसमें कुछ ऐसे लूप होल्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे वो हर चीज़ की काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उनको उस तरह का प्रशिक्षण भी, उस तरह की मैच्योरिटी नहीं है, उस तरह की वित्तीय उनको प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है एक तरह से कह लें। तो उसकी वजह से भी ये तमाम सारी अनियमितता संज्ञान में आई है और जो प्रक्रिया का उपेक्षा हुआ है तो हम इसमें दंडित करेंगे। उसमें जो लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे उसको पुनः परीक्षण के लिए समिति को वापस किए गए और अनुभवी तो नहीं होते सरकारी कर्मचारियों ने ही खर्च किया है। निश्चित रूप से उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, उनकी भूमिका होती है। तो जो इस तरह के खर्च हुए हैं और जिसमें कहीं भी वित्तीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो उसमें कार्रवाई होगी। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एआई के माध्यम से जीवंत हो गए हैं। कार्यक्रम में उनकी आवाज और चेहरे के हाव भाव को एआई से जनरेट कर एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होने की अपील की। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पुराने स्टाइल में पूरा भाषण भी दिया। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से शुरू की गई मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कानपुर पहुंचे। वहीं सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होने के लिए पहुंचे, साथ ही प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। तो उसमें छात्रों की, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम अपने देश के इतिहास को देखें, दुनिया के इतिहास को देखें, हमेशा परिवर्तन की शुरुआत ये युवाओं ने, छात्रों ने की है। और मेरा मानना है कि
आज के विषय के माध्यम से जो भविष्य में देश की राजनीति बदलेगी, उसकी शुरुआत भी आने वाले दिनों में देश के छात्र और युवा और नौजवान ही करने वाले हैं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया और लोकतंत्र में हिंदुस्तान जैसे देश में यहाँ लगभग हर वर्ष चुनाव होते हैं और हम सब लोग एक पूरी सरकारी मिशनरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग चुनाव में व्यस्त रहते हैं और उसके कारण जिस प्रकार की समस्याएं, जिस प्रकार की चुनौतियां हम सब लोगों के सामने हैं। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां अनुपम दुबे पर पुलिस ने फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए माफिया की 9.83 करोड़ की संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर लिया है। अनुपम और उसके परिजनों की कुल 13 संपत्तियों की कीमत करीब 9.83 करोड़ आंकी गई, जिस पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। तहसीलदार श्रद्धा पांडे, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस को लेकर फतेहगढ़ के मोहल्ला दाल मंडी पहुंचे, जहां अनुपम के गोदाम को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पहले सील कर कुर्क कर लिया था। वहीं कुर्की की कार्रवाई से पूर्व डुगडुगी पिटवा कर लोगों को जानकारी दी गई। इसके उपरांत कुर्की की कार्रवाई हुई। जनपद हरदोई के स्वाइजपुर में भी अनुपम दुबे की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। मोहम्मदाबाद में भी मदनपुर, सिनौड़ा पृथ्वी, सिनौड़ा कुबेर आदि जगह पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई। 2025 संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 41/2024 अंतर्गत धारा 3A गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद, बनाम अनुपम दुबे पुत्र स्वर्गीय महेश दुबे निवासी 1/36 मोहल्ला कसरट्टा के विरुद्ध प्रचलित जब्तीकरण की कार्यवाही अंतर्गत धारा 14A गैंगस्टर एक्ट में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 3/4/2025 के अनुपालन में कुर्क की गई है। संपत्ति का विवरण: लेख पत्र संख्या 1344, पंजीकरण दिनांक 6/3/2002, जिसका क्षेत्रफल 32.15 वर्ग मीटर है, स्थित मोहल्ला मछली टोला तथा आवासीय भवन। लेख पत्र संख्या 1985, पंजीकरण दिनांक 8/4/2002, स्थित मोहल्ला मछली टोला, क्षेत्रफल 32.15 वर्ग मीटर है, कुर्क की गई है। यह भवन सरकारी प्रबंधन में है। इसमें किसी भी प्रकार का उर्द करने या छेड़छाड़ करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां नैनीताल बैंक से 16 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने रुपए 16 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मामले में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 50,000 नकदी, 8 बैंक की चेकबुक और 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 पासपोर्ट बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, पिछले जून महीने में जो नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके और करीब 16 करोड़ रुपए निकाले गए थे, उसमें पिछले भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो अभी जेल में हैं। अभी जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि एक नाइजीरियन जिसका अलेक्स नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कैश हुआ है, मोबाइल, सिम, पासबुकें, जिससे ये फ्रॉड करके वो पैसा निकालते थे। और इसी बीच इसी में ये खुलासा हुआ कि ये जो अलेक्स था, इसको एक सावेज उस सानू नाम का व्यक्ति है जो इसको पैसे निकाल करके देता था, जो फ्रॉड किया था उस पैसे को निकाल के देता था। जब हमारी टीम ने इसके यहाँ रेड किया तो वहाँ 2 लड़के और मिले जो इससे ड्रग लेने आए थे, तो इनके पास से ड्रग भी बरामद हुआ जो करीब 60 ग्राम MDMA है और उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। ड्रग्स की भी तस्करी करते हैं? हाँ, अभी तो यही है कि ड्रग्स की तस्करी करते हैं ये। सर, कुल कितने खाते इस्तेमाल किए गए और उसमें कितने ट्रांसफ़र किए गए सर? इसमें बहुत सारे खाते हुए हैं। 85 खाते तो हमें मिले थे जो दूसरी लेयर में गए थे, पहले 6 थे, फिर 85 थे, फिर उसके बाद भी कई उसमें खातों में पैसा गया है। तो इस तरह से ये लेयरिंग करके और फिर लास्ट आदमी तक ले जा करके तब उससे पैसा निकालते हैं। सर, ये खाते जेन्युइन होते थे या फेक तरीके से, और कहाँ के खाते बनवाते थे सर? देखिए, इसमें दोनों तरह के हैं। ये फेक खाते भी हैं और कुछ लोगों के जो पड़े होते हैं खाते, उनसे ये ले लेते हैं। जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारा क्या है, उनकी मदद करने के नाम पर उनसे खाते ले लेते हैं। शहनवाज कहाँ का रहने वाला है सर? ये गाजियाबाद का रहने वाला है। अब तक सर इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें तो आज हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और पहले भी कई लोग गिरफ्तार हैं जो जेल में हैं। टोटल रिकवरी कितनी हो गई सर अब तक? अब तक टोटल रिकवरी करीब 2-3 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है।
अब बात करते हैं यूपी के संभल की। संभल के गुन्नौर में बीजेपी के जन जागरण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि वक्फ पर ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ओवैसी पर हैदराबाद में वक्फ की 300 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर माल बनाने का आरोप लगाया। जहां वक्फ कानून पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ बीजेपी ने संभल से जन जागरण अभियान का शुभारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने इस दौरान ओवैसी पर हमला किया। उन्होंने ओवैसी पर वक्फ की 300 करोड़ की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष पर वक्फ कानून के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। देखिए, वक्फ सुधार कानून के लिए जो सरकार ने बनाया है, सभी मुस्लिम समाज के लोग माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, माननीय योगी जी का शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। अभी यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं, हमारी जो बहनें थीं, वो भी यहाँ उपस्थित रही हैं। हमारे यहाँ के तमाम मुस्लिम जो हमारे मौलाना हैं, आलिम हैं, दरअसल हो क्या रहा है, जो हमारे जो आदरणीय ओवैसी जी हैं, वो मुसलमानों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने ये तय किया कि जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जाएगा, जिससे मुसलमानों को हम जाकर जो वक्फ कानून जो नया बना है उसके बारे में उनको समझाएं और जो गलत फहमियाँ उनके बीच में ओवैसी जी और तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो फैला रहे हैं। ये उसी तरीके का झूठ है जिस तरीके से सीए को लेकर मुसलमानों के बीच में भय और भ्रम की स्थिति पैदा की और महीनों मुस्लिम बहनें, मुस्लिम युवा हमारे सड़कों पर उतार दिए, उनके हाथों में पत्थर और डंडे पड़ा दिए गए। इसी कड़ी में आज यहाँ पर भी एक गुन्नौर के अंदर संभल जिले में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने यहाँ ये बताया कि पहले आपको ये डराया गया था कि ये सीए आ जाएगा तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, उनके कागज़ पूछे जाएंगे। कोई भी 3 साल के अंदर किसी भी मुसलमान को बाहर नहीं किया गया है, ना उस कानून में कोई मुसलमान आया है। इसी तरीके से जो वक्फ कानून है उससे ये गुमराह किया जा रहा है कि सब मुसलमानों की दरगाहें छीन ली जाएंगी, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनकी खानगाहें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे। मैं यहाँ विश्वास दिलाता हूँ ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला। केवल विपक्ष झूठ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहा है। आदरणीय ओवैसी जी जो हैं, जिन्होंने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन वक्फ की कब्जा रखी है, जिस पे अपने मॉल बना रखे हैं, उन मॉल को बचाने के लिए पूरी कौम को दांव पे लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने ये बताया कि जो पसमानदा समाज का मुसलमान है, जो पिछड़े समाज का मुसलमान है, उसकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करी गई है, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है, तो बहनों में और हमारे पसमानदा जो पिछड़ा समाज का मुसलमान है उसमें खुशी है। और होता क्या है दरअसल कि जो जब तक राजनीतिक दल रहे उन्होंने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, और जबकि कुरान में सबसे पहले आया इकरा, पढ़ो। हमारा हदीस, हमारा कुरान भी हमको कहता है पढ़ने के लिए। इसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल रहे उन्होंने मुसलमानों को पढ़ने से रोका, उनको हमेशा इस मामले में डालते रहे कि भाई केवल आप उर्दू पढ़ो। कितना भला हो पाएगा नए कानून से मुस्लिम समाज का? देखिए, निश्चित रूप से इतने करोड़ की जो ज़मीनें हैं उससे हमारी मुस्लिम विधवाएं बहनें हैं, हमारे यतीम बच्चे हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनके काम आएगा। स्कूल खुलेंगे, आगे चल के मदरसे भी खुलेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, और जो गरीब मुसलमान हैं उसको सशक्तिकरण होगा, हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण होगा। इस नए कानून का आप देखिए होने वाला जो फ़ायदा है, मुसलमान आगे बढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा। निश्चित रूप से इस देश की जो मुख्य धारा में मुसलमान शामिल होगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां मंत्री राजभूषण ने कहा कि निषाद समाज शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हमारी सरकार समाज की प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत है। यह भी कहा कि यदि समाज शिक्षित नहीं होगा तो अनेक तरह की समस्याएं होंगी। लोग शिक्षा के महत्व को समझे, सब लोगों तक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने सीएम कॉलेज दरभंगा में दरभंगा के संस्थापक निदेशक हरीशचंद्र सहनी की 3री पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बातें कही। और अध्ययन से निखारते हुए व्यक्तित्व को कृतित्व से, राष्ट्रभाषा हो या मैथिली लेखन अभिव्यक्ति से स्थापित किए थे कीर्तिमान
पाए सम्मान व प्रतिष्ठा। द्वितीय विश्व दलित साहित्य सम्मेलन में मिला विदेश लंदन यूके से तामपत्र सम्मान। अपने कर्तव्य पालन से संपादन व समीक्षा भ्रमण और धर्म आबद्ध किया था अपनी कलम से। राजनीतिक विज्ञान के कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक थे। गौरवान्वित हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा संस्थापक थे। शहीद जुब्बा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान प्रतीत होते हुए शोधार्थी कृतज्ञ हुए थे विद्यार्थी। दर्जनों पुस्तकों का प्रणेता व चिंतन मनन सेवा से आगे बढ़े। बिखरे व सृजन की रश्मियां सूर्य सी निरत यशस्वी पथ पर स्वीकारो श्रद्धा सुमन हरिश्चंद्र सभी मायने में सरस्वती नंदन। स्मृति से हरिश्चंद्र सहनी के शब्दों में धन्य हुआ दरभंगा जिला जिसको सौभाग्य मिला है सुंदरपुर की इस धराधन जिसमें यह फूल खिला है। धन्य हुई वह कोख की जिसने ऐसा लाल जाना है। अपनी कृतियों से बिहार का गौरव आज बना है। श्रद्धा सुमन अर्पित हो प्रिय हरिश्चंद्र सहनी महान। मंगलमय धराधाम हो शहीद जुब्बा सहनी महान। डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी अमर रहे, डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी अमर रहे। बंधुओं, इनका सांस्कृतिक राजनीतिक महत्व तो था ही। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार जिले में नए वर्ष में नई शराब नीति के तहत नए शराब ठेके होने के बाद धार जिले में अवैध शराब के परिवहन पर कुछ अंकुश लगा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से अवैध शराब के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र में आया, जहां पुलिस ने सूचना के बाद सुबह एक कार को पकड़ा है। पुलिस ने जब कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक खड़ी हो करके फरार हो गया। वहीं पुलिस ने जब पकड़ी हुई कार को जांच की तो जांच के दौरान कार में 13 पेटी देसी प्लेन शराब और 3 पेटी देसी शराब मसाला की जब्त की गई। वहीं स्विफ्ट का वाहन सहित जब्त शराब की कीमत 9 लाख बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। देखिए, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी राम बगड़ी मानपुर रोड पे पेट्रोल पंप के पास में एक कार में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई, जिसकी तस्दीक करते हुए थाना नालछा के सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह यादव साहब को तस्दीक कराई गई। वहाँ पर मौके की कार्रवाई की गई, जिसमें 13 पेटी अवैध मदिरा प्लेन की शराब को एक कार को जब्त किया गया, जिसके बाद में थाना नालछा पे वाहन चालक के विरुद्ध चोरी जो आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितनी लागत की शराब? ये है टोटल मसरू का 9 लाख के लगभग का है, कार और शराब को मिला के। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी शहर के इंदिरा नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक अनिल रामू यादव 34 वर्ष का बताया जा रहा है। ये युवक आईपीएल पर सट्टा लगा रहा था। बताया जा रहा है कि आईपीएल सट्टे में पैसा हारने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। अचानक हुए घटना से परिजनों का बुरा हाल है। चिक्कोड़ी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। मामले में आगे की जांच जारी है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के बोकारो से खबर है। बता दें कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक सहित 7-8 नक्सली मारा जाना झारखंड पुलिस की ऐतिहासिक जीत है। बता दें कि एडीजी ऑपरेशन में लुगु पहाड़ी इलाके में सोमवार को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी नक्सली 2 महिला समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही एसएलआर समेत 14 हथियार बरामद किए गए। एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद राव लाटकर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐतिहासिक जीत की पुष्टि की। वहीं मुठभेड़ के दौरान फोर्स ने 4 इंसास राइफल, 1 एसएलआर राइफल, 1 सिक्सर समेत कुल 14 हथियार बरामद किए हैं। आप सभी को विदित है कि कल रात में ऑपरेशन डाकाबेड़ा प्रारंभ किया गया था। इसमें मुख्यतः 209 कोटा के अधिकारी सीआरपीएफ की कंपनी, झारखंड राज्य के एसटीएफ, झारखंड जगवार के कमांडो आज आधे सुबह 5:30 बजे के आसपास नक्सलियों से
का संग्राम हुआ। हमारे कोबरा के जवानों ने, अधिकारियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। कुल 14 हथियार इस ऑपरेशन के दौरान अब तक सूचना अनुसार प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 इंसास, 1 SLR, 1 सिक्सर और अन्य देशी हथियार देशी बंदूकें बरामद हुई है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। मुख्यतः इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार CCM रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। साथ ही साथ एक सैक दर्जा के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर दर्जा के नक्सली अरविंद को भी मार गिराने में सफलता हासिल की है। उन पर हालांकि 25 लाख का रिवॉर्ड प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इस बीच में आज का मुकाबला हुआ है। बिहार सरकार से 3 लाख की राशि अनाउंस है। साहिबराम मांझी को भी इसी मुठभेड़ के दौरान न्यूट्रलाइज किया गया है, जिनपे 10 लाख की पुरस्कार राशि सैंक्शन है, सबूत है। अब बात करेंगे असम की। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में 2 ब्रिज लगभग उद्घाटन के लिए तैयार हैं। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 27 अप्रैल को उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ को महानगर का दर्जा मिलने के बाद विकास पूर्ण गति में है। डिब्रूगढ़ में 2 ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन आगामी 27 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे, जिसके मद्देनजर डिब्रूगढ़ के AT रोड के कॉनवाय रोड को जोड़ने वाली ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। साथ ही ब्रिज को बहुत ही सुंदर तरीके से असम के जनगोष्ठीय नृत्य, वाद्य यंत्र व पशु पक्षियों को तस्वीरों से सजाया जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी से ही आम जनता में है। वहीं शहर के थाना चाराली में मानकटा रोड पर एक रेलवे ओवरब्रिज का पुनः निर्माण हुआ, जिसको लेकर आम जनता में काफी खुशी का माहौल है। डिब्रूगढ़ में निर्माण हुए ब्रिजों से शहर में होने वाले जाम से आम जनता को निजात मिलेगा। साथ ही लोगों को यातायात के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों को विभिन्न अंचलों में आने जाने में कम समय लगेगा। आगामी 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री ब्रिजों का उद्घाटन कर डिब्रूगढ़ वासियों को रंगाली बिहू का तोहफा देने की संभावना है। अब बात करते हैं यूपी के सोनभद्र की, जहां भीमराव अंबेडकर जयंती सम्मान गोष्ठी पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। जनपद सोनभद्र के भाजपा कार्यालय में भी गोष्ठी आयोजित की गई। बता दें कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश व देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान स्वरूप गोष्ठी का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और लोगों को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी क्रम में जनपद सोनभद्र के भाजपा कार्यालय पर भी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामचंद्र कनौजिया व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि अंबेडकर जी के विचारों को व उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाए, ताकि जो राजनीतिक दल पूरे जीवन पर्यंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। पूरे देश में बाबा साहब के जन्मदिन के साथ ही 14 दिन का अभियान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उसी के तहत आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बाबा साहब के विषय में जन जन तक, नीचे तक वो विषय जाए जो विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है। जिस विषय को लेकर, जैसे संविधान समाप्त हो जाएगा, बाबा साहब को बहुत ज़्यादा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस ने उनको कितना अपमानित किया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं के बीच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, यह विषय पूरा नीचे तक जाने के लिए आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसके सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, माननीय योगी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक वो बात जाए, कार्यकर्ता उनके बताए हुए रास्ते पे चलें,
इन्हीं सब के लिए आज सम्मेलन आयोजित किया गया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया है, वो 70 साल में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कभी नहीं किया। निचले स्तर पर जाकर सिर्फ भ्रम पैदा किया कि बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, शोषित, वंचित दलितों को न्याय दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से संबंधित 5 स्थानों को क्रय करके पंचतीर्थ बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोस्तों, बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोस्तों, और बाबा साहब के नाम से वो 5 जो उनके स्थान थे क्रय कर संग्रहालय बनाकर पंचतीर्थ बनाकर बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोस्तों, अन्य पार्टियां बाबा साहब का सम्मान न कभी किया है न करेंगे। अनुसूचित समाज इस बार जाग गया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। चाहते थे कि इस 50% की इस भारत सरकार में, भारत देश में हिस्सेदारी होनी चाहिए और मैं जो बाबा साहब का दर्शन है और पंडित दीनदयाल जी का दर्शन है, दोनों का दर्शन जब इन महामानवों को मैं पढ़ता हूं, इनका दर्शन देखता हूं, सुनता हूं, तो दोनों के एक ही विचारधारा से मुझे बहुत सी चीजों को सीखने को मिलता है। पंडित दीनदयाल जी ने अपने एक किताब लिखी थी, एकात्म मानववाद दर्शन। उस पूरी किताब को पढ़ने के बाद में एक ही चीज समझ में आती है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद पुलिस ने लूट के आरोपी को लूटी गई चेन सहित गिरफ्तार कर लिया और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी ने गिरवी रखे खेत का कर्ज चुकाने के लिए लूट की गई। संजय निवासी कंपिल अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। 8 अप्रैल को बाइक सवार लुटेरे ने घटना को अंजाम दिया। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस ने चरण सिंह निवासी अमृतपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई चेन, लूट में प्रयोग की गई अपाचे बाइक बरामद हुई है। अप्रैल को एक कपल, महिला और पुरुष, और बीच में एक और व्यक्ति बैठा था। ये लोग शमशाबाद की तरफ जा रहे थे। इतने में पीछे से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे, जो सफ़ेद अपना जैकेट था, उसने आकर के पीछे से महिला जो सबसे पीछे बैठी थी उसके गले पे हाथ मार करके उसने उसकी चेन छीनने का प्रयास किया। उस प्रयास में आधी चेन महिला के हाथ में रह गई, आधी चेन लेते थे। और इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने वहाँ पहुँच करके अपनी जाँच पड़ताल शुरू की। मुकदमा लिख करके इसमें टीमों को लगाया गया और आज हम लोगों ने इस केस का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। एसओजी की टीम और थाना शमशाबाद की ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अभियुक्त जिसका नाम है चरण सिंह, थाना अमृतपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उसके कब्जे से ये छीनी हुई चेन, उसकी सफ़ेद मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और पकड़े गए अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं मिल पाया है जनपद में। बाकी अन्य जगहों से पता कर रहे हैं। पूछताछ में उसने ये बताया है कि चूँकि उसके ऊपर उसका खेत बिक गया था, काफ़ी कर्ज हो गया था, उससे निकलने के चक्कर में उसने शॉर्टकट मेथड अपनाया और ये सोचा कि इस चेन को छीन करके उसको बेच देने से काफ़ी पैसे मिले। चेन को बेच नहीं पाया था पुलिस के दबाव में और वो चेन भी जो लूटी गई थी वही बरामद हुई। तो इस प्रकार घटना का अनावरण करते हुए जो छीना गया सामान था वो बरामद कर लिया गया है। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद कर ली गई है और अभी गिरफ्तार करके उससे ऋण पूछताछ करके ऋण करा गया। अब बात करेंगे यूपी के अमरोहा की। नगरपालिका ने संभव पोर्टल के माध्यम से सुनी जन शिकायत। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने जानकारी दी है कि संभव पोर्टल के माध्यम से आज जन शिकायत सुनी गई, जिसमें 6 शिकायत आई, जिसका मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी ने यह भी बताया कि अमरोहा नगरपालिका के अंदर संभव पोर्टल के माध्यम से हर सोमवार को जन शिकायत सुनी जाती है। जो भी किसी तरीके की कोई समस्या है तो वह नगरपालिका में आए संभव पोर्टल के माध्यम से शिकायत सुनी जाती है और उसका तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।